जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, हम जो है 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू जो हमारी बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इस बुक के अंदर जितना भी कंटेंट पिनेकल ने लिया है वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है। और उसका मैं साइंस के पोर्शन का जो है मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। और इस बुक में जितना भी प्रीवियस ईयर कंटेंट है उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। और उस एक्सप्लेनेशन को और एक्स्ट्रा फैक्ट्स को हम एनालाइज कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में, आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए ये कंटेंट बहुत ही यूज़फुल रहे। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इसको खरीद सकते हैं और आप सजेस्ट कर सकते हैं, बुक बहुत ही बेहतरीन है। आप किसी मतलब जो है किसी भी नज़दीकी शॉप से जो है इस बुक से को ले सकते हैं। तो ये सेशन और ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और केमिस्ट्री का ही आज का हमारा सेशन है। और केमिस्ट्री के अंदर हम 10 क्लास जो हैं वो ले चुके हैं और आज की जो हमारी 11वीं क्लास जो है हम लेने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। और क्लास का 251वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है एल्कीन्स का, एल्केन्स का और एल्काइंस का। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को तो छोड़ दीजिएगा, ये गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम हो जाएगा। बचते हैं 3 कंपाउंड। पहले हैं एल्केन। एल्केन होते हैं CnH2n+2। ये होते हैं एल्केन जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब आते हैं। फिर होते हैं एल्कीन। एल्कीन होते हैं CnH2n, 2 कम हो जाएगा, ठीक है, जिसमें जो इथीन आता है जिसमें, और जो है प्रोपीन आता है। ये इन वाले जितने भी कंपाउंड हैं, ENE वाले, एन वाले कंपाउंड जो हैं वो इस फॉर्मूले से बनेंगे। और आइन वाले जो होते हैं वो बनते हैं CnH2n-2, ठीक है। जैसे कि इथाइलिन, इथाइलिन जो है आपका वो है। तो ये आपके जो एल्काइंस कंपाउंड हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो एल्काइंस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। एज ए फैक्ट याद रखोगे तो दी बेस्ट रहेगा। हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, सेचूरेटेड हैं। और ये जो है आपके अनसेचूरेटेड हैं। ये आपका सेचूरेटेड हैं, ये दो जो हैं आपके अनसेचूरेटेड हैं। हम पहले इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ फैक्ट है नहीं जो हम आपको समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैलेंसी ऑफ आर्जेनेटिक इज, यानी कि अर्जेंटिक जो है उसकी वैलेंसी कितनी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी अर्जेंटिक मेटल कौन सी है। तो कई स्टूडेंट तो ये सोचते होंगे कि भी सर ये तो सुना ही नहीं हमने कभी, कहाँ से आ गया ये। देखिएगा इसका सिंबल मैं बता देता हूँ। इसका सिंबल है Ag और Ag को हम बोलते हैं सिल्वर। क्या बोलते हैं? सिल्वर। और सिल्वर का लैटिन नेम जो है वो है आपका अर्जेंटिक। क्या नाम है? अर्जेंटिक इन लैटिन नेम ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, सिल्वर मेटल है, मेटल है तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी नहीं, नेगेटिव को कट दो, ठीक है। और अगर आपको पता है तो दी बेस्ट है, 50% मैंने आपका काम कर दिया है। उसके बाद आपको वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं सभी की वैलेंसी निकालनी आपको सिखाऊं तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। पहली जो हम क्लासेज ली हैं उनके अंदर मैं आपको वैलेंसीज भी बताता आया हूँ कि किस टाइप से आपको वैलेंसी को निकालना है। तो यहाँ पर आपको जो आपका जो राइट आंसर जो होगा वो +2 होगा। आपकी जो सिल्वर है उसकी वैलेंसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड मेक्स अप 55 to 80 ऑफ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में जो है कौन सा एसिड जो है वो पाया जाता है? क्वेश्चन डायरेक्ट यही है, ठीक है, जो कुकिंग के अंदर जो है अच्छा खाना पकाने के लिए या जो है इसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो मेनली अगर आपको पता है तो दी बेस्ट है। जे फैक्ट वैसे आप अंदाजा लगा सकते हो, ऑलिव ऑयल है तो यहाँ पर ओलिक एसिड रहा होगा। तो ओलिक एसिड जो है आपके ऑलिव ऑयल में जो है पाया जाता है। ओलिक एसिड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द एटमोसिटी ऑफ क्लोरीन? एटमोसिटी हम पहले भी शायद बात कर चुके हैं। एटमोसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। किसी भी एलिमेंट में कितने एटम हैं उसको हम बोलते हैं एटमोसिटी। और क्लोरीन
को जब आप देखोगे तो Cl2 मिलेगा, ऑक्सीजन होता है, O2 होता है, नाइट्रोजन होता है, N2 होता है, हाइड्रोजन होता है, H2 होता है। यानी कि इन सभी की जो एटमोसिटी होती है वो डाई एटॉमिक होती है। क्या होती है? डाई एटॉमिक। और जो आपके हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, जीनोन है, रेडोन है, क्रिप्टोन है, इन सभी की एटमोसिटी जो होती है मोनो एटॉमिक होती है। ये सभी मोनो एटॉमिक होते हैं, ये सभी जो है डाई एटॉमिक होते हैं, डाई एटॉमिक होते हैं। और कुछ जो है आपके ट्राई एटॉमिक भी होते हैं, जैसे कि O3 है, ओजोन है O3, ये ट्राई एटॉमिक होंगे। और जैसे कि सल्फर है S4, ये जो है आपका टेट्रा एटॉमिक भी होता है, टेट्रा एटॉमिक भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डाई एटॉमिक होगा। तो क्लोरीन जो है आपका डाई एटॉमिक जो है एटमोसिटी है। तो आपको याद रखना है डाई एटॉमिक क्या होती हैं, पॉली एटॉमिक क्या होती हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज वेरिएबल वैलेंसी। देखिएगा आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आपके सल्फर, मैग्नीशियम और सोडियम, इनकी फिक्स वैलेंसी होती है। जैसे सोडियम है, इसकी एक ही वैलेंसी रहेगी, अलग नहीं होगी। ठीक है, वैसे ही आपकी जो सल्फर है, सल्फर की -2 यानी कि 2 वैलेंसी होगी, अलग नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की 2 ही वैलेंसी रहेगी। लेकिन जो आयरन जो होता है, आयरन, इसकी 2 वैलेंसी होती हैं, एक 2 होती है और एक 3 होती है। अगर मैं बात करूं फेरस की तो आपकी दो होती हैं, और फेरिक की मैं बात करूं तो इसकी 3 होती हैं। तो आपके आयरन के 2 कंपाउंड बनते हैं, फेरिक कंपाउंड और एक फेरस कंपाउंड। ठीक है, तो इनकी जो वैलेंसी जो होती है वो 2 होती हैं, अलग अलग होती हैं आयरन की। तो आयरन की आपकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, वेरिएबल का मतलब 2, अनेक, मतलब जो है एक से ज्यादा, या फिर चेंज होती रहती है, ऐसे मान सकते हो आप। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स मेल्टिंग पॉइंट इज करेक्ट। किसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो करेक्ट है, फैक्ट है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जिसको का फार्मूला जो होता है वो CH3COOH होता है, CH3COOH होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो इथेनोइक एसिड होता है। ये मेनली किस में पाया जाता है? ये मेनली जो है आपका विनेगर, यानी कि आपका जो सिरका जो होता है, इसके अंदर जो है ये पाया जाता है, सिरका के अंदर। ठीक है, तो ये जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो आपसे पूछा गया है ये 290 केल्विन होता है। ये बिल्कुल ठीक है, आप याद रख लीजिएगा, एज ए फैक्ट आप याद रखिएगा एसिटिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 290 है। फार्मूला CH3COH है। इथेनोइक एसिड इसका दूसरा नाम है। दूसरा भी इथेनॉल। इथेनॉल जो होता है, इथेनॉल का की अगर मैं बात करूं, इसको हम पीने की शराब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीने की शराब बोलते हैं। C2H5OH जो होता है इसका फार्मूला होता है, या इसका दूसरा फार्मूला जो है CH3CH2OH भी होता है। ये जो आपकी इथेनॉल होती है, क्या होती है? इथेनॉल होती है। शुगर के फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो है, शुगर के किण्वन के द्वारा जो है हम इथेनॉल यानी कि सिंपल अल्कोहल, इसको सिंपल अल्कोहल भी बोलते हैं। पीने वाली शराब यही होती है, इसको हम अल्कोहल भी बोलते हैं। और जो है शुगर का जब फ्रेगमेंटेशन किया जाता है, किण्वन किया जाता है, तो उसके द्वारा जो हम इथेनॉल बनाते हैं। तो इथेनॉल का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 156 केल्विन होता है। ये बिल्कुल ठीक है, हमें पता है। इथेनॉल का मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है -114 डिग्री सेल्सियस होता है, ये अल्कोहल का होता है। ठीक है, और आप नियर बाई जब इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो जो है आपको वैल्यू जो है ये नहीं मिलेगी भी, ये इथेनॉल का नहीं, ये अल्कोहल का है। ठीक है, ये अल्कोहल का, सिंपल अल्कोहल का है। ये इथेनॉल की बात की है। तो इथेनॉल का जो है 156 केल्विन होता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो दोनों जो है ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो है करेक्ट हैं, बोथ आर राइट। ये दोनों के दोनों जो हैं ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन एज पर देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा? भी देखिएगा इसमें मान के चलो आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की स्ट्रेंथ का नहीं पता, लेकिन वैसे तो मुझे पता है कि क्लोरीन की कम है, सॉरी क्लोरीन की ज़्यादा, ब्रोमीन की फिर, और फिर आयोडीन की। ये सीरीज है इनकी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। स्ट्रेंथ जो है वो घटती जाती है, नीचे की तरफ जाती है हम। ठीक है, चलिएगा आपको पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जो ये कंपाउंड है आपका नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन एक कंपाउंड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है इसकी रही होगी।
तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है ये है, तो टॉप पे पहले नंबर पर आपका जो है नाइट्रेट आयन रहा होगा। तो इसके अंदर और कहीं पर दे ही नहीं रखा, तो आप आंसर बी जो है इजिली कर सकते हो। और वैसे अगर आपको ग्रुप 17 का पता है, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी स्ट्रेंथ जो होती है क्लोरीन की ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन की है, फिर आयोडीन की है। ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इसमें एक ही सीरीज बन रही है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो इस सीरीज से भी आप कर सकते हो। और दूसरा आप इस तरीके से कर सकते हो कि जो कंपाउंड है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और जो सिंपल एलिमेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी। तो बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा है? तो मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट ही, इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो बनेगा वो कैल्शियम ऑक्साइड का बनेगा, जिसको हम क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। ये जो होता है आपका, ये आपका क्विक लाइम होता है, जिसको हम बिना बुझा चुना बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लगभग 2800 प्लस मिलेगा आपको, 2800 प्लस के करीब जो इसका बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा इसी का मिलेगा। ठीक है, सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड जो होता है ये साधारण नमक होता है। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड का मिलेगा, क्विक लाइम का मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू ए डैश कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट्स कलर चेंज टू। देखिएगा, अगर मैं बात करूं कॉपर सल्फेट की, जब हम किसी भी चीज़ को कॉपर सल्फेट में और मेनली मेटल को डिजोल्व करते हैं, किसी भी मेटल को, मेनली आयरन को ही, क्वेश्चन हमेशा आयरन का ही आएगा तो हम आयरन ही ले लेते हैं। लोहे की कील को जब हम डिजोल्व करेंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज होगा। कैसे कलर चेंज होगा? तो ये ब्लू टू ग्रीन हो जाएगी। ये पहले ब्लू होगी और जो है ब्लू से, नीले से ये क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। तो इसका कलर जो होगा वो ब्लू से ग्रीन चेंज होगा। तो आपका ब्लू टू ग्रीन इज द राइट आंसर। बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, लेड नाइट्रेट जो होती है वो PbNO3 की होल ट्वाइस होती है। जब इसको मैं हीट करता हूं, जब मैं इसको हीट करूंगा, जब मैं इसको हीट दूंगा, केमिकल रिएक्शन आपको आनी चाहिए। ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोज करता हूं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, कंपोजिशन रिएक्शन है। जब मैं किसी भी जो है लेड नाइट्रेट को हीट करता हूं तो कौन सी गैस जो है आपकी प्रोड्यूस होगी? तो मैं आपको बता देता हूं, इसको बैलेंस करके 2 लगा देंगे यहाँ पर, और जब मैं हीट दूंगा तो यहाँ पर 2PbO बनेगा, प्लस में NO2 बनेगा। NO2 मतलब बैलेंस जो है लास्ट में, मतलब जो मेन बनेगा वो बनेगा लेड डाइऑक्साइड। लेड डाइऑक्साइड जो होगा वो बनेगा। ठीक है, तो इसमें कौन सी गैस उत्पन्न होगी? जो है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनेगी। अरे एक मिनट रुकिएगा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस्ड? नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। भाई इसमें ये तो नहीं है कि नहीं बनेगी, नहीं बनेगी क्वेश्चन आएगा अभी, क्योंकि जब हम इसको गर्म करेंगे, एक मिनट रुकिएगा भाई, लेड ऑक्साइड बनेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनेगी। क्वेश्चन में नोट तो नहीं दे रखा है, इसको ये देखना पड़ेगा कि नोट तो नहीं है। इस क्वेश्चन को जो है नोट की तरह जो है हमें देखना पड़ेगा। एक मिनट रुकिएगा भाई, देखिएगा इसको भाई, इसमें क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, पता नहीं, इसमें नोट तो दे नहीं रखा। इसको जब हम करेंगे ना तो यहाँ पर जो है आपका, इसको जब हम करेंगे, एक मिनट क्या हो गया भाई, इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पर 4NO2 भी रिलीज होगा, 4NO2 रिलीज होगा, प्लस में जो है ऑक्सीजन रिलीज होगा। ठीक है, जब हम लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा ये। ठीक, मैं करवा देता हूँ इसको। यहाँ पर देखिएगा लेड ऑक्साइड भी रिलीज होगी, बिल्कुल रिलीज होगी, देखिएगा लेड ऑक्साइड भी रिलीज होगी। ठीक है भाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी। ठीक है भाई, नाइट्रोजन ऑक्साइड का मॉलिक्यूल नहीं भी रिलीज होगा, लेकिन लेड डाइऑक्साइड का भी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर ठीक करना है तो आप एक काम करो, इसको नोट कर लो। कौन सी जो है नोट जो है, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड, कौन सी जो है प्रोड्यूस नहीं होगी? तो डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगी, लेड डाइऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर जो है आप नोट करके जो है बी को कर लो। ठीक है, वैसे क्वेश्चन गलत है,
वैसे क्वेश्चन गलत है, मे बी अगर ये CHSL के एग्जाम में जब आया था तो इसको जो है जो ग्रेस मिल गई होगी स्टूडेंट्स को, अगर आंसर मान लिया होगा इसको, क्योंकि SSC जो है गलत क्वेश्चन भी डाल देती है, ऐसा नहीं है कि SSC गलत नहीं डालती, हालांकि ये सारा प्रीवियस डेटा है, पिनाकल गलत नहीं डालती, सेम जो पूछा जाता है वैसा का वैसा डालती है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो हो सकता है कि SSC ने गलत डाल दिया हो, तो 260 को जो है हम ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम किस किस को, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस में वाटर मतलब H2O प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, इनके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। तो एक बात याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो सिंपल बात है, कैल्शियम और ऑक्सीजन को ही रिएक्ट करवा देंगे तो ही कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, ये गलत है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करवा दूंगा मैं, H2O के साथ रिएक्ट करवा दूंगा मैं, तो इसके बाद क्या बन जाएगा आपका, कैल्शियम CaOH की होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। यानी कि क्विकलाइम कैसे बनेगा, कैल्शियम के ऑक्साइड से रिएक्शन करवा दूंगा, ये क्विकलाइम बन जाएगा। और जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम के अंदर मैं पानी डाल दूंगा, बिना बुझे के अंदर पानी डाल दूंगा, तो ये बुझा हुआ चूना बन जाएगा, यानी कि स्लैग लाइम बन जाएगा, स्लैग लाइम बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl तो कैसे भी नहीं बनेगा भाई, HCl तो बनेगा ही नहीं, HCl को काटो, ये तो बिल्कुल काट दो, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, आंसर जो है एक ही बनेगा D। इसका जो है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा CaHCO3 जो है, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है आपका राइट आंसर होगा, D जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बैलेंस नहीं की है मैंने, बैलेंस कर लीजिएगा, कोई मतलब नहीं है बैलेंस करने का यहाँ पर, बस मैंने आपको बता दिया है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं तो उसके बाद जो है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है आपकी बनती है, D जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, which gas is used by chemical learners such as baking powder, baking soda to lighten and aerate the baked good। यानी कि देखिएगा गुड्स, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लेवनर द्वारा पकी हुई चीज़ों को हल्का व वातित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। यानी कि फूड को फ्लोपी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन ये पूछा है। ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा फूड को फ्लोपी बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसका जो है आप प्रयोग करते हैं फूड फ्लोपी, फ्लोपी फूड बनाने में, बस इतना याद रखो, फूड फ्लोपी बनाने में। तो आपका जो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मतलब लाइटन और अरेस्ट करने के लिए, बेक करने के लिए, मतलब फुलावट करने के लिए, फूड में फुलावट लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 3-4 बात याद रखिएगा आप। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, मेन ग्रीन हाउस गैस है, मुख्य ग्रीन हाउस गैस, मेन ग्रीन हाउस गैस है, पहली बात कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। जो कोल्ड ड्रिंक जो होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बियर वगैरह जो होती हैं, उनके अंदर जो है, उनके अंदर कौन सी गैस डली होती है, उनके अंदर भी जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस डली होती है। फूड को फ्लोपी बनाने के लिए, फ्लोपी फूड बनाने के लिए, फ्लोपी मतलब फुलावट वाला, फ्लोपी फूड बनाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप याद कर लीजिएगा। ये 3-4 जो यूज जो हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ मिलकर, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर, HB के साथ मिलकर ब्लड के कलर को बदल देती है, किस कलर में बदल देती है, तो ये कलर जो है आपका ब्लू हो जाएगा। यानी कि आपका जो हीमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी तो आपका ब्लड जो है आपका कैसा होगा, ब्लू होगा। कैसा होगा भी, ब्लू होगा। तो यही 2-3 क्वेश्चन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से पूछे जा सकते हैं। तो आपके फूड को लाइटन और जो है एरेट पैक्ड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए न्यूट्रल ऑक्साइड, कौन सी जो है उदासीन नहीं है। तो इसमें से देखिएगा N2O जो है एक आपकी नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो ये जो है आपकी न्यूट्रल होगी। NO भी आपकी जो है नॉन मेटल ऑक्साइड है, और कार्बन भी, तो ये आपकी न्यूट्रल होंगी। तो न्यूट्रल नहीं है ये तो सारी न्यूट्रल है। नोट पूछा है यहाँ पर, जो N2O है ये जो सोडियम का ऑक्साइड है, और सोडियम का ऑक्साइड है तो सिंपल सी बात है ये बेस नेचर का होगा, ये किस प्रकार का नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होगा। N2O इज द बेस नेचर, ये बेस का होगा, न्यूट्रल नहीं होगा, तो B इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट मेटल दैट इग्नाइट्स इन एयर and react violently with water and has atomic number 37 in the periodic table। तो देखिएगा सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल वायलेंटली रिएक्ट करती है, तो ये फर्स्ट ग्रुप से होगी, तो गैलियम को काट दो क्योंकि गैलियम फर्स्ट ग्रुप में नहीं है, शैतान ग्रुप में गैलियम नहीं है, तो इसको तो उड़ाओ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद फ्रेंसियम, थोड़ा दिमाग लगाओ, फ्रेंसियम सबसे नीचे है, तो 37 तो नहीं रहा होगा, इसका 80 से ऊपर गया होगा, मैं बता रहा हूँ 87 होता है वैसे, ये बहुत ज़्यादा गया होगा। सीजियम नीचे से दूसरे नंबर पर है, यानी कि इसका 50 से ऊपर गया होगा, 55 के करीब रहा होगा। यहाँ पर बचती है आपकी रुबिडियम। रुबिडियम, अरे भाई हमें पता है हलीना की रुबीना से फरियाद, हलीना 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 की रुबीना से फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ऐसे है पीरियोडिक टेबल के अंदर इन सभी का। वैसे तो आपको अगर डायरेक्ट पता है 37 नंबर किसका होता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताना है, आपको बस थोड़ा अंदाजा होना चाहिए ताकि आप ऑप्शंस देखकर जो है इस क्वेश्चन को ठीक कर सके। एग्जामिनर कभी ये नहीं चाहता कि इसने ये रट रखी हैं चीजें, बस एग्जामिनर ये चीज चाहता है कि इसने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझ रखा है या नहीं समझ रखा। अब मुझे पता है कि नीचे है फ्रेंसियम, तो फ्रेंसियम को मैं काटूंगा क्योंकि फ्रेंसियम 80 से प्लस जाएगी, यहाँ पर सीजियम में 50 प्लस जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट पीरियड में 2 हैं, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, और थर्ड पीरियड में फिर 8 हैं, फिर 18 हैं, फिर 18 हैं, फिर 36 हैं, तो मुझे पता है कि ये मैं जब जोड़ता हूँ तो ये यहाँ पर रुबिडियम जो है वो 37 मिलेगा। कितना मिलेगा? 37 नंबर पे मिलेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? 37 होगा, यानी कि रुबिडियम इज द राइट आंसर। तो एक मैं ये कह सकता हूँ अंदाजा लगाना हमें, कि हम अंदाज कर सकते हैं कि ये इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड, कौन सा जो है करेक्टली पेयर्ड है? देखिएगा फ्लोराइड आयन Cl क्लोराइड आयन होता है, फ्लोराइड का F होगा, ब्रोमाइड आयन का Br होगा, इसको भी काटो, अमोनिया का NH3 होगा, ये भी काटो, यानी कि ये तीनों तो नहीं है, आपका एक ही बचता है साइनाइड। साइनाइड जो होता है उसका Cn नेगेटिव होता है, ये बिल्कुल ठीक है, तो करेक्टली मैच ही आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो ए इज द राइट आंसर। मैं फिर कहता हूँ कि आपको बस इतना पता होना चाहिए इन चीजों का। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम जो होता है हम सभी को पता है कि सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है बेरिलियम। एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है? 4 होता है इसका, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन 2-2 होती है। वैलेंसी डाईवैलेंस होता है, डाईवैलेंसी होती है इसकी। अब डाईवैलेंसी है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं किसी को, तो ये आपका कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा? कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड जो है ये बना। प्रॉपर्टी इज द बेरिलियम। बेरिलियम की क्या प्रॉपर्टी है? क्या आयनिक बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। डाई एटॉमिक है, सॉरी डाई वैलेंसी इसकी। हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट? नहीं, सभी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई होता है, ये बिल्कुल गलत है। रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये भी गलत है। तो आपका एक ही बचता ऑप्शन, वो है कोवलेंट कंपाउंड। तो मैं ये सिखा चुका हूँ आपको 3 क्लास पहले शायद मैंने आपको बताया था आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं। वे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू बनते हैं, उनको हम कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो बेरिलियम जो कंपाउंड बनाएगा वो आयनिक नहीं बनाएगा, ये आपके कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा, ये म्यूचुअल शेयरिंग से कंपाउंड बनाएगा। ये चीज़ आप जब भी समझ सकते हो जब आपको ये चीज़ें पता होंगी, तो नहीं तो आप ये चीज़ नहीं समझ पाओगे। इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मिनरल कॉर्नोटाइट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ। देखिएगा मिनरल है, मैं आपको बता चुका हूँ, और आपको करने हैं ये और है। कॉर्नोटाइट से जो है हम यूरेनियम को प्राप्त करते हैं। सबसे जो ज़्यादा यूज होने वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो आपका यूरेनियम है। इससे फ्यूल बनाया जाता है, ईंधन के लिए हम जो है एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी पावर प्लांट्स के अंदर यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम 235 जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो जो आपका जो है कार्नोटाइट जो है आपका किसका और है? यूरेनियम का और है आपका कार्नोटाइट, ठीक है। तो यूरेनियम इज द राइट आंसर, इसका यूरेनियम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे और को मैंने आपको बताया था कि और को आपको अच्छे से करना है जितने भी और हैं। नेक्स्ट पे चलिएगा, एस्क हैं, खनिज हैं। नेक्स्ट है बेरियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन सिग्नल फ्लेम एंड फायरवर्क दैट बर्न इन ब्राइट कलर ऑफ डैश।
यानी कि बैरियम नाइट्रेट जो है यूज किया जाता है सिग्नल फ्रेम में। तो बैरियम देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, सारे ही कलर बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपने सुना होगा पटाखे जब या कोई भी चीज बर्न होती है तो वो अलग अलग लाइट प्रोड्यूस करती है। तो किसी भी चीज के बर्न होने से किस टाइप की लाइट बनती है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे ग्रीन कलर लाइट बन रही है ग्रीन कलर की, तो वो किस कंपाउंड के बर्न होने से हुई होगी, तो ये बैरियम के बर्न होने से हुई होगी। किससे? बैरियम। आपसे पूछे येलो, येलो लाइट किसकी वजह से बनती है, तो येलो लाइट सोडियम के बर्न होने से बनती है, सोडियम। आपसे कहे ब्लू लाइट, ब्लू लाइट किसकी वजह से होती है, तो ये जो है आपके कॉपर के बर्न होने से होती है, कॉपर। आपसे पूछे स्ट्रोंसियम, स्ट्रोंसियम ये जो है आपके रेड, सॉरी रेड कलर जो है, रेड कलर जो है वो किसकी वजह से हुआ होगा, तो ये जो है स्ट्रोंसियम की वजह से हुआ होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, येलो किसकी वजह से होता है, ब्लू किसकी वजह से होता है और रेड किसकी वजह से होता है। जब पटाखे बर्न होते हैं या कोई भी चीज़ बर्न होती है तो उस टाइम पर जो है कलर जो बनते हैं, बैरियम की वजह से ग्रीन बनता है, सोडियम की वजह से येलो बनता है, कॉपर की वजह से ब्लू बनता है, स्ट्रोंसियम की वजह से आपका जो है आपका रेड बनता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा पटाखे जो हैं वो पोटेशियम के बने होते हैं। अगर आपसे पूछे कि पटाखे जो हैं वो बने किसके होते हैं, तो वो पोटेशियम के बने होते हैं। लेकिन वो जो बर्न होते हैं तो वो कलर देते हैं अलग अलग, कोई भी चीज़ कलर देती है तो वो इनकी वजह से देती है। तो यहाँ पर बैरियम नाइट्रेट यानी कि बैरियम कलर कैसा देगा, बैरियम जो है आपका ग्रीन कलर देगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया है। येलो सोडियम देगा, ब्लू जो है आपका कॉपर देगा, याद रखिएगा। ठीक है भी, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सी लेवल पर। सी लेवल पर ही हम जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। तो वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस से है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, अब वाटर के मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट जो होते हैं वो सेम होते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात ऐड की गई है सी लेवल वाली, समुद्र तल पर ही होता है ये। ठीक है, नॉर्मल कह सकते हो आप, नॉर्मली। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पोलर मॉलिक्यूल होते क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, थोड़ी आप लेवल के मान सकते हो। पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जो पोलर बॉन्ड बनाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो जो डाइपोल मॉलिक्यूल होते हैं जिनका नेट चार्ज, नेट डाइपोल जो होता है वो 0 नहीं होता। ठीक है, यानी कि सम ऑफ डाइपोल मॉलिक्यूल जो होता है वो 0 नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल इनमें से कौन सा है, ये आप अगर आपको ये चीजें नहीं पता हैं तो आप नहीं बता पाओगे। तो आप फैक्ट ही याद रखोगे तो दी बेस्ट रहेगा, नहीं तो आप जो है इसको पूरा आपको सीखना पड़ेगा। पोलर मॉलिक्यूल होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, कैसी प्रॉपर्टी होती हैं, ये सारा आपका जो है एक बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो इसको आप समझ लीजिएगा। हालांकि थ्योरेटिकल पोर्शन में ही हमने कर रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंपाउंड्स। कौन सी जो है कंपाउंड के बारे में ट्रू नहीं है। देखिए कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड वे होते हैं जब एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं। जब एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल जुड़ के जो है पानी को बनाते हैं, ये कंपाउंड है। यानी कि पानी जब बनेगा जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा, यानी कि रेशियो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर मैं 3 हाइड्रोजन को और 1 ऑक्सीजन को कर देता हूं तो पानी नहीं बनेगा, यानी कि कंपाउंड नहीं बनेगा। यानी कि कंपाउंड जब ही बनता है जब आपका रेशियो फिक्स होता है। जरूरी नहीं है कि 2 मॉलिक्यूल से आपका कंपाउंड बने, 3 से भी बन सकता है, 4 से भी बन सकता है। कंपाउंड के अंदर एक और कंपाउंड भी ऐड हो सकता है, कंपाउंड के अंदर एक और एलिमेंट भी ऐड हो सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर भी क्या दे रखी है। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स। बिल्कुल भी हमेशा फिक्स रहेगी, ये ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। बिल्कुल, अगर हमें इनको अलग करना है तो हम H2O को हीट दे देंगे तो ये H2 अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। बिल्कुल, जब एलिमेंट जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। कंपाउंड है वेरिएबल कंपोजिशन, नहीं भी, इनकी कंपोजिशन जो होती है वो फिक्स होती है, फिक्स कंपोजिशन होती है। कंपाउंड उन्हीं को कहते हैं
जिनकी जो मतलब कंपोजिशन जो होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, जो परिवर्तन मतलब जो है आप ये कह सकते हो फिक्स रेशियो या फिक्स कंपोजिशन होती है। नेक्स्ट को देखिएगा, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, किन का ज़्यादा होता है। ये फैक्ट के रूप में याद रखना है। टिन जो है, इनमें टिन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे कम होगा। इनमें सबसे कम जो है टिन का 400 450 के करीब जो है मेल्टिंग पॉइंट होगा। हाँ ठीक है, इतना ही मिलेगा आपको 400 450 के करीब। तो टिन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए डायरेक्ट याद रखिएगा। अमंग द फॉलोइंग नॉट ए इंसुलेटर, इनमें से कौन सा इंसुलेटर नहीं है? इंसुलेटर नहीं है। इंसुलेटर का मतलब इनमें से कौन सा जो है कंडक्टर है, ऐसे कह सकते हो। कौन सा जो है कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, जिसमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जा सके। हमें पता है कंडक्टर कौन होती हैं। कंडक्टर सारी की सारी मेटल होती हैं। ऑल मेटल आर कंडक्टर, किसको छोड़कर? लेड को छोड़कर। पीबी एक ऐसी मेटल है, लेड एक ऐसी मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी यानी हीट की बैड कंडक्टर होती है, बैड कंडक्टर होती है। और सारी की सारी मेटल यानी कि 91 में से 90 मेटल जो हैं वो कंडक्टर होती हैं। तो यहां पर एक मेटल दी गई है मरकरी, और पढ़ो ही मत किसी को भी। मरकरी एक मेटल है और सभी मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं। किसको छोड़कर? लेड को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिएगा, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ H2SO4? H2SO3 है भाई, ये 4 नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, ये H2SO3 है भाई। देखिएगा, किसी की भी अगर आपको कंपोजिशन निकालनी है तो उसके मास के अकॉर्डिंग निकलेगी। और मास के अकॉर्डिंग जब मैं निकालूंगा तो मुझे पता है हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 मास हो गया। ठीक है, सल्फर, सल्फर है 1, मास होता है सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर, तो 32 मास होगा, तो 32 लिख दिया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास होता है 16, 3 ऑक्सीजन है, 16 32 16 3 48, तो इसका क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो इनकी कंपोजिशन होगी ये। परसेंटेज पूछी है, किसकी परसेंटेज कितनी है? तो परसेंटेज निकालनी आती होगी, नहीं आती है तो आप अंदाजा लगा सकते हो, हाइड्रोजन सबसे कम होगा। तो देखो हाइड्रोजन है ना 58 तो हो नहीं सकता और न ही 33 हो सकता, इनको तो काट दो। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, ऑप्शन नेगलेक्ट कर लो। आपको करना नहीं है कहीं आप करने बैठ जाओ, कहीं आप ऐसा करने लग जाओ कि इनको जोड़ो 48 बटे में उसको करो, गुणा में 100 करो, ऐसे करके निकालने नहीं लग जाना है। एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको नियर बाई वैल्यू या इससे अंदाजा लगा लेना है। मुझे पता है कि सबसे ज्यादा कौन होगा? ऑक्सीजन होगा, हाईएस्ट ऑक्सीजन होगा। इन ऑप्शन में कौन ज्यादा है? देखो ऑक्सीजन 39 है और जो आपका सल्फर है वो कितना? 58 है। ये गलत हो गया क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए। ऑक्सीजन 58 है और 39 सल्फर है, ये ठीक है, ये ठीक है। वैसे आप निकाल सकते हो, परसेंटेज निकालनी सभी को आती है। क्यों निकालनी है भाई? जब हमें पता है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं और एसएससी का मतलब ही टाइम को बचाना है, तो आप क्यों उसके अंदर टाइम को वेस्ट करो? आपको डायरेक्ट जो है इसका आंसर देना है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट को देखिएगा, नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है, कुछ इसमें समझाने का नहीं है, बस आपको फैक्ट के रूप में याद रखना है। whose research was fundamental in establishing the modern discipline known as surface tension। surface tension के बारे में किसने बताया है? which describes the properties of liquid and solid surfaces and the interfaces। यानी कि निम्नलिखित में से किसने शोध में पृष्ठ तनाव के रूप में जानी जाने वाली वर्तमान अवधारणा की नींव रखी, जो तरल और ठोस सतह व अंतरफ्लो के गुणों का वर्णन करती है। यानी कि मेन जो चीज है वो है सरफेस टेंशन। किसने सरफेस टेंशन को बताया? किसने जो है पृष्ठीय तनाव को बताया? बात ये है, सरफेस टेंशन क्या होती है? किसी भी फ्लूइड के ऊपर जो टेंशन पाई जाती है, उसकी सरफेस पर जो टेंशन पाई जाती है उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। वास्तव में सरफेस टेंशन क्या होती है? उसके सरफेस पर पाया जाने वाला कोहेसिव फोर्स होता है, यानी कि वहां पर बंधन होता है। या फिर आप ये कह सकते हो किसी भी लिक्विड की सरफेस की मिनिमाइज करने की प्रॉपर्टी, कम करने की प्रॉपर्टी क्या होती है? सरफेस टेंशन होती है। तो सरफेस टेंशन को किसने दिया? तो ये आपके पोक ने, जो है आपका पोकेल्स ने दिया। किसने दिया? पोकेल्स नाम के व्यक्ति जो थी, आपके देख लेना, एग्नेस पोकेल्स। एग्नेस पोकेल्स इज द राइट आंसर। मैंने तो याद कर रखा, पोक किया। किसने किया? किस सरफेस टेंशन को पोक किसने किया? तो पोकेल्स ने किया। तो पोकेल्स इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा भी? पोकेल्स जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा।
तो ये हमारा जो था आज की जितनी भी जो है क्वेश्चन थे 275 क्वेश्चन जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। किससे रिलेटेड? केमिस्ट्री से रिलेटेड। देखिएगा, पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे थे, फिर हम पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन कर रहे थे, अब हम मिसलेनियस क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे जो है हम टॉपिक्स को बदल रहे हैं। अभी तो फिलहाल तो पीरियोडिक टेबल ही मान सकते हो, क्योंकि मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज से जो है हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, और इसके बाद जो है हम अलग अलग टॉपिक से करेंगे। मैं टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, मिक्स जो है चल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। चाहेंगे जानने की अनुमति और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।